जय हिंद। मैं राहुल कुमार एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ अपने सागर जी एस में। अब आज हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अबाउट आरबीआई। ओके, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो हमारे ये पहला वीडियो होगा 01। यानी कि इसके हम फंक्शन पर पहले देखेंगे कि आरबीआई का स्थापना कब होता है, क्यों होता है, इसका मकसद क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों इसका लाया, आरबीआई की स्थापना होता है, उसका हेड पहले कहाँ था, हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है। आरबीआई के पास रिजर्व क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन इसका ये कि इसका मेन पढ़ना है फंक्शन। जितने भी एग्जामिनेशन है, जैसे जितने भी हमारे मान लीजिए ग्रुप डी सी लेवल के जो एग्जामिनेशन, उसमें वन लाइनर कुछ देता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, किस एक्ट के तहत हुआ था, है ना, आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके कितने गवर्नर कौन है, डीजी कितने होते हैं, ये सब जनरली पूछता है। लेकिन जो पीसीएस लेवल के एग्जाम है या दरोगा लेवल के एग्जाम है, जो उसमें क्या होता है कि इसके फंक्शन से पूछेगा, इसको थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ता है। इसीलिए हम इसमें 2-3 वीडियो आरबीआई के बारे में आएगा। आरबीआई का फंक्शन क्या है, आरबीआई कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है, महंगाई कैसे आरबीआई चाहे तो बढ़ा सकता है, कैसे घटा सकता है, आरबीआई किसी भी इंडिया के में कुछ भी कर सकता है, इकोनॉमिकल कंडीशन को खराब भी कर सकता है और बहुत अच्छा भी कर सकता है। उसके व्यवहार से सब पूरे तय होते हैं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हमारे टोटल शेयर बाजार, ठीक है ना। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अबाउट आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला है कि आरबीआई की स्थापना क्यों हुआ, क्योंकि भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में एक कंपनी चालू करना था, एक कंपनी बनाना था, यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी को देख रेख करने के लिए, मॉनेटरी पर जिसको बोलते हैं ना, एक्सचेंज को देख रेख करने के लिए, पैसे करेंसी को या पाउंड स्टर्लिंग को देख रेख करने के लिए एक एसोसिएशन बना था, इंस्टीट्यूशन बनाना था। उस इंस्टीट्यूशन का नाम था आपका आरबीआई एक्ट 1934। एक पास किया गया आरबीआई एक्ट 1934, यानी कि आपका आरबीआई बनाने के लिए। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होता है 5 करोड़ धनराशि से, ठीक है। ये ऑल वन लाइन एग्जाम होता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935, यानी कि 1 अप्रैल 1935 किस एक्ट के तहत हुआ था, तो आरबीआई एक्ट 1934। इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, ये तो याद कर लेते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, और ऑप्शन में दे दिया कि आरबीआई एक्ट 1935 भी दे देगा, तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन होकर मार देंगे। याद रखना, एक्ट पूछेगा तो 1934, और जब लागू कब हुआ तो 1935। जैसी बात है, कोई जब हमारा रेजुलेशन पास होता है संविधान पार्लियामेंट से, तो उसमें संसद से, दोनों संसद से पास होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के बाद सबसे जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो पास होता है कभी 2020 में और लागू होगा 2022 में, 2 साल का अंतराल। जैसे CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 में पास हुआ, लेकिन 2020 में भी लागू नहीं हुआ, यानी कि 20 में भी नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ, 22 चलने लगा। इस तरह से कोई अमेंडमेंट होते हैं या कोई रेजुलेशन पास होता है, लेकिन लागू होता है बाद में। तो यही आरबीआई एक्ट जो है पास हुआ 1934, लेकिन लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 1935 में। क्लियर है, ठीक ना। स्थापना कुल धनराशि कितना था उसका, 5 करोड़ रुपए से। आज के डेट में कितना है, देखो कितना इतने, यानी कि 620 बिलियन, यानी कि इकाई दहाई से 1000 लाख 10 लाख, यानी कि 46,69,426 करोड़ रुपए भारत के आरबीआई के पास रिजर्व है। सोच लीजिए, रिजर्व जो होते हैं ना, ये होते हैं आपका विदेशी मुद्रा भंडार के तहत। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है कि इसमें एक गवर्नर होते हैं और 2 डीजी होते हैं, जिसको बोलते हैं डिप्टी गवर्नर। तो आरबीआई को चलाने के लिए एक गवर्नर होते हैं, ठीक ना। आरबीआई गवर्नर जो पैसे जो हमारा होता है करेंसी पर लिख रहता है, मैं धारक को 500 रुपये देने का वादा करता हूँ, गवर्नर भाई रघुराम राजन विमल जलाल जो भी है यहाँ सिग्नेचर कर दिया जाए। तो जितने भी हमारे करेंसी होते हैं, जो 1 रुपये के छोड़कर बाकी के जितने भी बड़े बड़े करेंसी हैं, वो सब पर हमारे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ठीक। और देखते हैं कि इनमें कितने होते हैं, क्वेश्चन से पूछेगा कि आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं, तो कुल गवर्नर की संख्या 1 होता है, यानी गवर्नर 1 होते हैं, लेकिन डिप्टी गवर्नर जो है, जिसको बोलते हैं डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं। तो कुल मिलाकर गवर्नर की संख्या 5।
गवर्नर एक मेन गवर्नर, इसको चीफ गवर्नर बोलते हैं, और एक डिप्टी गवर्नर। तो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। ओके, अभी कौन है हमारे आरबीआई के गवर्नर? तो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, ठीक ना। ये लंबे प्रक्रिया से आया है, बड़ी लंबा देरी से भी टिके हुए हैं, बहुत दिनों से लगभग 20 से हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो जब आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, तो इसका हेड क्वार्टर था कोलकाता, क्योंकि उस टाइम तक कोलकाता में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी थी। 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ, उसके बाद उसमें घोषणा किया गया कि अब भारत की राजधानी दिल्ली होगी। अब 1911 में घोषणा हुआ, यानी कि 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ, और 1912 में भारत की राजधानी बन गई दिल्ली, है ना, दिल्ली। तो इस तरह से पहले जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी थे वो कोलकाता से होते थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, तो नेशनलाइज इस बैंक को किया गया 1949 में, 1949 में, और तब से मुंबई इसका हेड क्वार्टर हुआ। आज भी इसका आरबीआई के हेड क्वार्टर मुंबई है, और द कैपिटल ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई। यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब कि फाइनेंस को कौन देखता है हमारे भारत में? तो आरबीआई देखता है ना। आरबीआई के हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, इसीलिए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो हमारा मुंबई, और पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया जो है हमारा दिल्ली है ना, जो पार्लियामेंट हमारा दिल्ली है। हमारे यहाँ पर रिजर्व कितने? रिजर्व में क्या होता है? रिजर्व में इसको एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक ना। इसमें आपका गोल्ड, एसडीआर की बाद में पढ़ेंगे कि एसडीआर क्या होता है, आईएमएफ में जो करेंसी होता है एसडीआर, है ना। इसमें आपका डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, येन, है ना, ये सभी इसमें जुड़े रहते हैं। तो बहुत सारे जो विदेशी मुद्राएं हैं वो सभी को लेकर रिजर्व को हम बोलते हैं, यदि सभी को जोड़ देते हैं तो हमारा रिजर्व रहता है। तो कितने आरबीआई के पास रिजर्व है, जिसको बोलते हैं फॉरेक्स, तो वो है हमारा 46,69,426 करोड़ रुपए, या यूएस डॉलर में जाएंगे तो 620 बिलियन यूएस डॉलर। ये जो तुम्हारा आज के करेंट का है, यानी कि 2022 की स्थिति है। हमेशा ये बदलते रहता है, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। भारत की अगर जीडीपी स्थिति अच्छा रही, मार्केट अच्छा रहा है, करेंसी इंडिया का करेंसी नहीं गिरा तो बढ़ेगा, मान के चलो गिर गया तो घट जाएगा। दोनों में ये हमेशा चेंजेज होते रहता है। फंक्शन ऑफ आरबीआई ये हमारा मेन है। तो हम देख लें कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार। इसकी हेड क्वार्टर मुंबई में है, पहले कलकत्ता था, ठीक ना। इसकी नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण 1949 में। अब जो है ये 5 करोड़ रुपए से बना था। इसकी रिजर्व जो है लगभग 620 बिलियन क्या हुआ यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर। $1 बराबर कितना हो गया, यानी कि एक यूएस डॉलर बराबर आज के में लगभग 73 रुपीस होता है, 73 रुपीस समथिंग कुछ पैसे। तो सोचो कि $1 में 73 रुपए होता है, और 620 बिलियन, यानी कि बिलियन होता है ना, और इसको बोलते हैं क्या, तो आपको अरब में, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के क्या फंक्शन है। तो इसको मेरी फंक्शन ऑफ आरबीआई है, फर्स्ट है इश्यू ऑफ करेंसी नोट। जो करेंसी नोट होता है 500 रुपए का, ठीक है ना, या 100 रुपए का, ठीक है, या 50 रुपए का, 1 रुपए से ज्यादा का नोट, 1 रुपए से ज्यादा का जितने भी नोट है करेंसी, यानी कि 2 रुपए से लेकर आज के डेट में सबसे बड़ा रुपए कौन है, 2000 का। 2000 का मान लीजिए बंद हो गया है, छपैया नहीं होता, जितना भी पब्लिश हो गया उसी को किया जाता है। तो 2 रुपए से लेकर आपका 2000 रुपए की जेब की जितनी भी बड़ी करेंसी है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। तो इश्यू ऑफ करेंसी नोट ये किसके तहत इसका संवैधानिक अधिकार है, वो है आपका अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट। जो आरबीआई एक्ट है वो आरबीआई एक्ट नंबर 22 के अनुसार आरबीआई को ये अधिकार प्राप्त है कि केवल व केवल आरबीआई ही करेंसी नोट जारी कर सकता है, इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। आरबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत रहता है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, ठीक है ना। आरबीआई जो है जवाबदेही है
फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मामले में इनको स्वतंत्र घोषित किया गया है, क्योंकि ज़्यादा सरकार के कंट्रोल नहीं चाहिए इस पर। यदि सरकार कंट्रोल करने लगेगी इंस्टीट्यूशन को, आरबीआई को, तो जाहिर सी बात है देश में कुछ भी हो सकता है, महंगाई बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। बी जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो फंक्शन देखेंगे यानी आरबीआई के कार्य जो है करेंसी के जारी करना और गवर्नमेंट सरकार के लिए बैंकर का काम करना। बैंकर मतलब जो सरकार की जब पैसे की जरूरत है ना, तो आरबीआई के पास जाती है गवर्नमेंट और कहती है कि हमको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़ दे दो, ठीक। तो आरबीआई इनको उधार देती है गवर्नमेंट को। उसके बाद गवर्नमेंट जो है और ट्रेजरी जारी करते हैं 90 दिन के लिए, 180 दिन के लिए, वो अलग चीज़ है, वो नेक्स्ट मीटिंग में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट यानी क्या बिहार सरकार, यूपी सरकार आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है? हाँ, ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है ही, उसको तो देना ही है। अगर बिहार सरकार को भी जरूरत पड़ेगी कोई कार्य करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो आरबीआई बिहार सरकार या इंडिया के किसी भी यूनियन टेरेटरी हो या राज्य हो, तो सबको पैसा देने का इसका कर्तव्य है, ड्यूटी। अगर स्थिति खराब हो गई तो बैंकों का बैंक है, मान के चलो एसबीआई डूबने लगी, एसबीआई को जरूरत है पैसों का, किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। तो कोई भी बैंक अगर वो डूब रही है, ठीक ना, अगर उसके पास पैसे की जरूरत है तो सीधे कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। आरबीआई से जाएगा हमको इंटरेस्ट पर पैसे दे दो, और जो आरबीआई ये पैसा देता है इंटरेस्ट पर, उसको हम बोलते हैं आर यानी कि रेपो रेट, ठीक ना, जो आज के डेट में लगभग 3-3.5% रेपो रेट है, 3%, उसी को हमारे आरबीआई देता है। अगर मान के चलो बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो क्या करेंगे? तो बैंक कहता है, आरबीआई कहता है मेरे पास आकर जमा कर दो, क्योंकि किससे क्यों रहे, कभी लेके जा सकते हैं। और उस पर हम जो तुमको देंगे इंटरेस्ट, वो रहेगा तुम्हारा ट्रिपल, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि कहने का मतलब, जब आरबीआई पैसा किसको देगा? एसबीआई को, ठीक ना। आरबीआई पैसा देगा एसबीआई को, तो एसबीआई में जो इंटरेस्ट होगा वो होगा हमारा आर यानी कि जिसको बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन जब एसबीआई पैसा देगा आरबीआई को, तो इस पे जो इंटरेस्ट आरबीआई इसको देगा वो होगा हमारा ट्रिपल आर, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? तो बैंकों का बैंक भी है, बैंक की पैसे की जरूरत है तो आरबीआई से ले लो, ज्यादा पैसा हो गया है तो आरबीआई के दे दो, ठीक ना। अब कैसे आरबीआई पैसे को बढ़ाता है, महंगाई को घटाता है, और आगे कंट्रोल। देखो डी जो है ना, इसका डी फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट किस होता है? साख मतलब महंगाई को बढ़ाना, अच्छा महंगाई को घटाना। तो किसी की भी क्रेडिट को, बैंकों का क्रेडिट को, हमारे लोग यहाँ के सिटीजन के क्रेडिट को चाहे तो बढ़ा भी सकता है आरबीआई या घटा भी सकता है। तो जब भी कंट्रोल करता है तो इसमें दो चीज होती है। अगर मान के चलो महंगाई बढ़ाना है देश में, तो आरबीआई क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को, आईआर को बढ़ा देती है। आईआर यानी कि इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, तो ब्याज, ये आईआर को बढ़ा देती है। ये इंटरेस्ट रेट होता क्या है समझ लेते हैं। देखिए ये होता ही है कि जो आईआर है, आईआर मान के चलो एसबीआई के पास पैसा है, जब डिमांड ज्यादा होता है, जब डिमांड बढ़ता है और जब सप्लाई है ना, यानी जब सप्लाई कम हो जाती है तो क्या बढ़ेगी? महंगाई। कहने का मतलब कि डिमांड है 100 का और सप्लाई है केवल 50 का, तो जाहिर सी बात है सप्लाई से डिमांड ज्यादा है तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक ना। तो महंगाई, इसी को ये महंगाई क्यों बढ़ता है? क्योंकि जनता के हाथ में पैसा ज्यादा होता है। तो आरबीआई कहता है कि क्यों इतना महंगाई बढ़ रहा है, बैंकों से पूछता है तो कहता है कि लोगों के पास इतना पैसा है ना, सबका जेब भरा हुआ है, सबके पास हजारों लाखों करोड़ रुपए है, इसीलिए मार्केट में जाते हैं, जो इच्छा भी नहीं रहता है वो खरीदते हैं, जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ जाती है। तो कहता है कि इसको सुधारना पड़ेगा, लोग में से पैसा मत, पैसा ही खत्म कर दो। तो कह रहा है कि कैसे खत्म होगा? तो कहता है कि हम आईआर बढ़ा देते हैं। तो आईआर बढ़ा देते इंटरेस्ट रेट, तो एसबीआई कहता है कि अरे भाई कि जो हम आईआर जो बढ़ा देता है, यानी कि मान लो कि जो पहले आईआर का 5%, ठीक ना, अब वो करेगा हम तुमको 8% देंगे,
तो जाहिर सी बात है, अब जब 5% था आया तो होता क्या था कि वो लोग पहले लोग को, यानी यहाँ के सिटीजन को कितने देते थे, यहाँ के नागरिक को देते थे 8% पर, ठीक ना। तो आरबीआई देता था 5%, आरबीआई देता था 5%, और लोग को जब पैसा देते थे तो लोग देते थे 8%। जाहिर सी बात 30% ज़्यादा फायदा होता था बैंकों का। तो बैंक आरबीआई के पास न रहकर लोगों को पैसा देते थे एज ए क्रेडिट के रूप में, यानी कि लोन के रूप में। लोग कार लोन, होम लोन, ये लोन, प्लान लोन, एजुकेशन लोन सब खरीदने लगे। वो कह रहा है कि चलो हम तुमको 8% बढ़ा दे रहे हैं। अब आरबीआई सोचा कि भाई तो बड़ी समस्या है, क्योंकि आरबीआई कह रहा है हम 8% दे रहे हैं और यहाँ के जो सिटीजन है वो भी दे रहा है 8%। और कहीं मान के जो यहाँ के नागरिक को हम दिए 8% और कहीं नीरव मोदी, विजय मल्ल्या लेकर भाग गया पैसा, तो समस्या हो जाएगी। तो इसको नागरिक को पैसा देने में बहुत ही ज़्यादा इसको कष्ट है, डिफिकल्ट, यानी कि रिस्क है ना, बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि कब ये नीरव मोदी जैसा भाग जाएगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आरबीआई को इसको पैसा देने में कोई रिस्क नहीं है, यानी कि नो रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जानता है बैंक, एसबीआई जानता है कि आरबीआई भागेगा नहीं, आरबीआई से कभी भी हम पैसा ले सकते हैं। यही मेन कारण है कि अब वो नागरिकों को लोन देना बंद कर देता है और ये टोटल पैसा कहाँ आरबीआई में जमा कर देगा। आरबीआई सब पैसा ले लेगा अपने पास और उसके पास अपने पास इकट्ठा कर लेगा। अब कहेगा ना कि तुम्हारे पास जो पैसा ज़्यादा गर्मी चढ़ गया था एसबीआई, अब तो तुम्हारे पास पैसा है नहीं, अब तुम लोन कैसे देगा, ठीक ना। अब लोगों को लोन लेना बंद हो गया। अब कह रहा है कि अब नागरिक को दे रहा था जो 8% पर, अब कह रहा है कि 8% तो हमको आरबीआई ही दे रहा है, यदि आपको चाहिए हमसे लोन तो हम आपको 12% देंगे। तो जाहिर सी बात है, लोगों में अब 12% इंटरेस्ट हो गया तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं हम अभी नहीं लेंगे, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा ना तब हम लोन लेंगे। तो इसी के क्रम में बहुत सारे लोग नहीं लिए, जिसके कारण जो लोगों में जो मनी मल्टीप्लायर है, जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं, बाजार में तरलता, वो कम हो जाती है। और जो लगभग 100 में से 90 लोगों के पास पैसा हुआ करता था, अब 100 में से, यानी कि पहले जो था पहले 100 में से 90 लोग खरीदते थे, अब क्या हुआ, अब 100 में से केवल 20 लोग ही खरीदने लगेंगे, जिसके कारण डिमांड गिर जाएगा। और जब डिमांड गिरेगा तो महंगाई भी गिर जाएगी। अब जो है जब डिमांड गिर गया, ठीक ना, सप्लाई जब हमारा बढ़ गया तो क्या होगा, ये दोनों मिलने से महंगाई गिर जाएगी, यानी कि जो हमारा महंगाई है, महंगाई वो भी गिर जाएगी, ठीक ना। डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, वस्तु की कीमत गिर गई। कहने का मतलब कि जब हमारे यहाँ पर जब टमाटर की खेती होने लगता है अंधाधुंध, तो इतना ना सप्लाई हो जाती है, यानी कि डिमांड उतना नहीं हो पाता है, तो टमाटर 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये किलो बेचने लगता है। जब टमाटर की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, कभी कि टमाटर 100 रुपये, 80 रुपये हो जाता है, होता है ना, वो डिमांड और सप्लाई से संबंधित है। डिमांड बढ़ा, सप्लाई कम हुआ, महंगाई बढ़ना फिक्स है। डिमांड ज़्यादा है, मैंने डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो महंगाई कम हो जाएगा। ये क्लियर है। तो कंट्रोल करता है कौन, आरबीआई। आरबीआई कहता है कि बहुत महंगाई बढ़ गया, हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, अब हमको तुम पैसा दो, जनता को पैसा मत दो। अब जनता में पैसा नहीं जाएगा तो लोग कहाँ से खरीदेंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे आरबीआई पैसा देगा लोगों को, मैंने आरबीआई लोगों को पैसा नहीं देता है, केवल बैंक को पैसा देता है। आरबीआई किसी भी व्यक्तिगत पर्सनल व्यक्ति को पैसा नहीं देता है, इंडिविजुअल पर्सन किसी को भी लोन नहीं देता है, वो देता है केवल बैंक को लोन देता है और सरकार को लोन देता है। मंदी जब आती है ना, उसके बाद पता चला ना कि पैसा सब जो बैंक का है ना, एसबीआई, अच्छा वो हमारा पंजाब नेशनल बैंक, सब वो सब आरबीआई के पास जमा कर दिया, आरबीआई अपना पास स्टॉक कर लिया। अब आ गया मंदी, लोगों के पास पैसा नहीं है, बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक में आते हैं लोग पैसा निकालने के लिए, पैसा नहीं है, मंदी आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, तो अब वहाँ से जैसे ही मंदी आता है तो कहता है कि हम इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं, देखिए आइए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि जो हम 8% तुमको दे रहे थे ना, हम सीधे 4% देने लगेंगे। तो बैंक कहेगा अरे तो पगला गया ये, तो जो 8% को 4% दे रहा है, तो हम क्यों नहीं 8% हम लोगों को दे दें 12 से। तो अब आरबीआई क्या करता है कि 12 से 8% कर देता है। अब लोग फिर लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब लोन जैसे ही लेते हैं तो
फिर हमारे जो मनी मल्टीप्लायर है, लिक्विडिटी जो है तरलता हमारे मार्केट में आ जाती है, लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है, फिर मार्केट जो है ना, जो इकोनॉमिकल सर्कुलर है वो चलने लगता है और लोगों के पास पैसा आता है फिर जाता है। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ती है, लोगों को पैसे भी मिलता है। और यही मेन कारण है कि लोग को कैसे कंट्रोल करना है, चाहे कैसे महंगाई को कंट्रोल करना है। तो याद रखना, महंगाई को बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, महंगाई है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करेगा, मंदी है इंटरेस्ट रेट घटा देगा, ठीक ना। यानी कि जैसे कोरोना आया, कोरोना में इतना महामंदी आ गया जिसके कारण सभी का इंटरेस्ट रेट यानी कि आर का, CRR का, सबका जो कैश रिजर्व रेशियो है, SLR है, तो सबको घटा दिया, ठीक ना। तो इसमें हम आज इस वीडियो में समझे ये 4 फंक्शन, अभी और 3 से 4 फंक्शन है वो पढ़ेंगे। उसके बाद RBI की जो मेन फंक्शनलिटी कैसी है, RBI कैसे मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है, कैसे नियम तय करता है ना। RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी 2015 में लागू हुआ था भारत सरकार के द्वारा, तो बहुत हद तक RBI को अब भारत सरकार कंट्रोल करने लगा है। पहले इतना कंट्रोल नहीं होता था। आखिर क्या कारण था कि भारत सरकार अब RBI को कंट्रोल करना चाहती है, ठीक ना। अब RBI सरकार के इशारों पर ही काम करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कब बढ़ता है, कैसे बनता है, ठीक ना। RBI की जो पहले तय होता था ना रेट, RRR CRR जो तय होता था तो RBI के गवर्नर तय करते थे, डिप्टी गवर्नर मिलकर। अब लेकिन सरकार के उसमें कैसे आदमी इन्वॉल्व होंगे तय करने के लिए, इस तरह से स्थिति को हम कल नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।